तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भारत पर तुर्क आक्रमण हुए और अरब आक्रमण हुए। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 16वें आक्रमण पर उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और तब वहाँ का जो राजा था वो भीम प्रथम था। ये सब हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया है। तो अब हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो महमूद गजनी है उसके आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। तो नंबर 1 पर प्रभाव पड़ता है, भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया। उसने भारतीय राजाओं को पराजित कर दिया उन पर आक्रमण करके, और उनकी राजनीति जो कमजोरी है, जो वहाँ के उनकी राजनीति कमजोरी है, उसको उजागर के दिखाया कि जो यहाँ के राजा हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं हैं, वो पराजित हो गए थे। पंजाब, सिंध और मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर दी और मुस्लिमी शासन की स्थापना कर दी, मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। भारत में विदेशी आक्रमण का दौर खोल दिया, क्योंकि इसने पहले मतलब आक्रमण किया, उसके बाद तो अलग अलग विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया, भारतीय कला को नष्ट कर दिया और भारत का धन जो था वो गजनी ले गया। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गजनी है मोहम्मद गजनी है, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए मतलब आक्रमण करता था सिर्फ धन को लूटने के लिए। वो यहाँ पर शासन करना नहीं चाहता था। वो क्या करता था, उसने यहाँ पर भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। लेकिन वो क्या करता था, आक्रमण करके धन लेता था, धन लूटता था और चला जाता था। हमने देखा था कि जो भारत का जब उस महमूद गजनी ने 16वां आक्रमण किया था, 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था 1025 में, तब इसको जाटों ने रोक लिया था उसको जाते टाइम, और इसलिए इसने अंतिम आक्रमण अपना जाटों के विरुद्ध ही किया था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद हम देख लेते हैं मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने भी ये भी अरब आक्रमणकारी ही था। तुर्क आक्रमणकारी में हमने कल पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमणकारी में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्क आक्रमणकारी ये दो थे, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी यहाँ पे हम देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। तो जो 12वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश का उदय हुआ था और उनके साम्राज्य का विस्तार क्या था, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान। उसके बाद 1173 में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर शासक बना। गौर का शासक बना, गौर वंश का शासक कौन बना, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उसके बाद 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और यह इसकी पहली विजय थी। किसकी पहली विजय थी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की। जो अब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, इसकी पहली विजय थी। 1178 में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीमजित्य ने इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया और तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय थी। तो मतलब 1175 में इसकी पहली जीत हुई थी और 1178 में इसकी पहली पराजय हुई थी। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होगा कि मतलब कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध के भी। इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी था वो क्या हो गया था, पराजित हो गया था और गजनी वापस चला गया। तो जो मोहम्मद गोरी था वो पराजित हो गया था और गजनी वापस चला गया था। उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। तो गलती क्या की थी पृथ्वीराज चौहान ने, जो पृथ्वीराज चौहान था उसने ये गलती की थी कि उसने मोहम्मद गोरी को पराजित तो कर दिया था लेकिन उसको वापस जाने दिया। तो इसलिए क्या हुआ, 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो फिर से इन दोनों के बीच में होता है। इसमें जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान देख लेते हैं। कुछ मोहम्मद गोरी के क्या क्या अभियान इसने यहाँ पे मतलब कि भारत में किए। तो 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था और वहाँ का जो राजा था वो था करमाथी वंश का राजा था। उसके बाद 1178 में गुजरात में इसने वो किया था, भीम द्वितीय से ही पराजित हो गया था। तो मुल्तान में इसको विजय मिली, गुजरात में इसको पराजय मिली। 1178 में पंजाब में फिर से विजय हुआ था। यहाँ का जो राजा वंश था वो था खुसरो मलिक। उसके बाद 1186 में पंजाब में उसके फिर से खुसरो मलिक आता है। इसको कोई निर्णय नहीं होता इस युद्ध का। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है।
1192 में इसमें पृथ्वीराज जो चौहान है वो हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कन्नौज चंद्रावत का युद्ध 1194 में कन्नौज का युद्ध, ये भी याद रखना है, जो कि जयचंद राजा थे तब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। एक मिनट और देख लेते हैं। उसके बाद उसके 1195 में बयाना का युद्ध हुआ था कुमारपाल के साथ, और 1205 में खोखरो से युद्ध हुआ था। उसके बाद देखते हैं 1205 में गोरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, 1205 में तो जो जो गजनी था उसने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया था, और इसने गोरी ने अपना खोखर जातियों के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, मोहम्मद गोरी के सेनापति द्वारा विजित क्षेत्र। देखो, मोहम्मद गोरी के दो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। अभी ये इनका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो कुतुबुद्दीन इन्होंने विजित क्षेत्र 1196 में जो कुतुबुद्दीन उसमें अजमेर पर विजय प्राप्त की, 1197 में बंदायूं विजय, 1203 बुंदेलखंड विजय। बख्तियार खिलजी ने 97 में बिहार विजय और 1205 में बंगाल विजय। देखते कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। आगे चलकर क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, गुलाम वंश की, और उसका मतलब कि वास्तविक संस्थापक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक बन जाता है किसका, गुलाम वंश का। और इसको गुलाम वंश इसलिए बोलता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद बख्तियार खिलजी देख लेते हैं। दो इसके सेनापति थे, याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किया, तो ये था बख्तियार खिलजी। उसके बाद ये जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।